हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्फीयर में। होप आप सब एकदम स्वस्थ, शानदार और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपनी हिंदी की क्लास, जो यूपी टेट 2026 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो यूपी टेट के पिछले पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से आप सभी को बहुत अधिक हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने में और एग्ज़ाम का पैटर्न समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हिंदी में तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से लिए गए होते हैं, और जो तद्भव होते हैं वो संस्कृत शब्दों का विकृत रूप होते हैं, जो आजकल हमारे आम जीवन में प्रचलन में होते हैं। ऑप्शन ए है खेत, ऑप्शन बी प्रभु, ऑप्शन सी नाथ, ऑप्शन डी त्रिकुटी। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए खेत। ऑप्शन ए खेत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे भारत भूमि पर ही उत्पन्न हुए होते हैं और एक विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है लाश, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी पतलून, ऑप्शन डी धड़ाम। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है हमारा धड़ाम। चूँकि लाश, औरत और पतलून ये सभी अन्य देशों से भारत में आए और हिंदी में शामिल हुए शब्द हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। यह एक मुहावरा है। ऑप्शन ए मिथ्या आडंबर, ऑप्शन बी अधिक पाने का लालच करना, ऑप्शन सी योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। बताइए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग करना। अर्थात किसी वस्तु का ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाना जिसे उस वस्तु के बारे में या उस वस्तु की गुणवत्ता है उसके बारे में समझ नहीं है या जानकारी नहीं है, या वह उसका यूज करने के योग्य नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए ऋक धन वेद, ऑप्शन बी ऋर धन गवेद, ऑप्शन सी ऋग धन वेद, ऑप्शन डी है ऋर धन वेद। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है हमारा
ऑप्शन ए ऋक धन वेद। ऋक धन वेद में है हमारी व्यंजन संधि। क्योंकि यहाँ पर जो का है वो गा में बदला है, जो बदलाव आया है वो व्यंजन में आया है, इस कारण यह व्यंजन संधि हुई। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। आप बीती शब्द में समास है, बताइए साथियों। आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। चूँकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप रहता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप बीती का अर्थ होगा आप पर बीती। यह जो पर है, पर हमारा कारक चिन्हों के अंतर्गत आता है और तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी यह अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अधिकरण का ही चिन्ह होता है मैं पे पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। बताइए साथियों। चूँकि घोंसले में जो चिड़िया है वो घोंसले को आधार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रही है। चिड़िया का जो आधार है वह घोंसला है। इस कारण हमारा इस वाक्य में जो कारक होगा वह अधिकरण कारक होगा। चूँकि अधिकरण कारक का प्रयोग आधार के लिए होता है। अधिकरण शब्द का अर्थ आधार के रूप में भी लिया जाता है, अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 7 व 8 के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूपी टेट में एक गद्यांश अर्थात पैराग्राफ भी आता है, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी टेट में गद्यांश थोड़ा सरल आता है, जबकि सी टेट में गद्यांश थोड़ा कठिन आता है। उसके अर्थ के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं उस गद्यांश से रिलेटेड, लेकिन यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश से जुड़े हुए। इन्हें आसानी से हम लोग छांट सकते हैं एक बार बस पढ़कर, या फिर हम लोग इन पहले गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें, तो भी आसानी से हमें उत्तर मिल जाता है। और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि गद्यांश को एक नज़र जल्दी जल्दी पढ़ लें और उसके बाद प्रश्नों को देखें, तत्पश्चात प्रश्नों को सॉल्व करें, तब भी हमें आंसर जो है आसानी से मिल जाता है। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है।
ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपना जीवन का बलिदान कर दिया। बढ़ते हैं इस गद्यांश के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है इस गद्यांश से रिलेटेड 7वां क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक, धर्म तक, राजनीतिक क्षेत्र तक। इस गद्यांश के अनुसार संसार के सारे वाद सीमित हैं। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। गद्यांश के अनुसार संसार के सारे वाद राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार बताया गया है गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही गांधीवाद के आधार बताए गए हैं। तो अतः क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को गांधीवाद का आधार बताया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। कनुप्रिया की रचनाकार हैं रांगेय राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, धर्मवीर भारती। बताइए साथियों। कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती अतः ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 है। प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी औम। इन सभी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ अंतर है अतः आप सभी लोग पेपर में यह गलती बिल्कुल भी ना करें। देखने में समान है परंतु बहुत ही सूक्ष्म अंतर हैं अतः देखकर काफ़ी ध्यान से देखकर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग। प्लुत स्वर जो है हमारा ओम है। ओम की वर्तनी ऑप्शन ए वाली ही सही है। प्लुत स्वर हमारे क्या होते हैं? प्लुत स्वर हमारे होते हैं माफ़ कीजिए साथियों, प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वरों में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दीर्घ स्वरों में अधिक समय लगता है और दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय प्लुत स्वरों में लगता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है हमारी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। ऑप्शन बी निशा, निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला।
ऑप्शन सी मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। ऑप्शन डी मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चूँकि मधुशाला 1953 में आई है, प्रकाशन हुआ है मधुशाला का, और मधुबाला का प्रकाशन 1936 में, मधुकलश का 1937 में, और निशा निमंत्रण का 1938 में प्रकाशन हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है हमारी, सुमेल कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1938, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1938, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1910। बताइए साथियों, किसका किससे मिलान किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ है 1910 में हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है हमारी वो 1893 में हुई है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918 में हुई हैं। अतः ऑप्शन पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माफ़ कीजिए साथियों। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ है, ठीक है। और काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 में। अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों में हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में हमें फर्स्ट का सी मिल गया और ए में भी सी फर्स्ट का है, लेकिन फिर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़े तो सेकंड का जो ए है वो सही है, लेकिन ऑप्शन ए में सेकंड का बी दे रखा है, अतः ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 13। प्रश्न संख्या 13, तुलसीदास के रचनाकार। ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह खंड काव्य 1938 में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है हमारी, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। ऑप्शन ए प्रभा खेतान, ऑप्शन बी सुषम बेदी, ऑप्शन सी उषा प्रियमवदा, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभा खेतान।
प्रभा खेतान दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विश्व बाजार और उद्योग जगत की गहरी जानकार थीं और सबसे बढ़कर सक्रिय स्त्रीवादी लेखन का व्यापक अध्ययन करने वाली ने। इन्होंने यही नहीं बल्कि अपने समाज में उपनिवेशित स्त्री के शोषण, मनोविज्ञान, मुक्ति के संघर्ष और विचारोत्तेजक लेखन भी किए हैं। अन्य से अनन्य आत्मकथा प्रभा खेतान जी की है। इस पुस्तक में प्रभा खेतान ने अपनी ज़िंदगी के सफ़रनामे काफ़ी खूबसूरती से लिखे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है हमारी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नानक का, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी कबीर। बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य रैदास जी ने अपनी कृति में लिखा है। इस वाक्य का अर्थ है, रैदास जी भगवान से कहते हैं, तुम चंदन जैसे मूल्यवान, खुशबूदार, सबके प्रिय हो, हम लोग पानी जैसे हैं। अतः यहाँ प्रभु की श्रेष्ठता रैदास जी ने सिद्ध की है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। हमें सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो यूपी टेट 2026 में पेपर देने वाले हैं। चूँकि पेपर भी काफ़ी नज़दीक है, अतः इस समय आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपका स्कोर अच्छा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, इस चैनल पर हम अपने यूपी टेट से रिलेटेड सीरीज़ चला रहे हैं। इसमें सीडीपी के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं। सीडीपी के वीडियोस भी प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, उनमें भी प्रैक्टिस कराई है मैंने। और हिंदी के भी वीडियोस मैं ला रही हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इन वीडियोस को अपने साथियों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।